अच्छा बच्चों, माइग्रेशन टू अबिसिनिया के बारे में जब पहली मरतबा क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट्स वर शॉक्ड कि एबिसिनिया की माइग्रेशन पर तो इतना स्टफ नहीं है बुक्स में। सो व्हाई इट हैज़ बीन आस्क्ड। सो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप लोगों के पास बुक में कम इंफॉर्मेशन हो, इवन नोट्स में भी कम इंफॉर्मेशन हो, गो फॉर improvisation. Improvisation would let you have expansion in your stuff. कभी कभार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आई हैव रिटन अ लॉट एंड इट शुड बी curtailed enough, बट स्टिल जब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हो, किसी भी इवेंट के बारे में आपको उसका बैकग्राउंड और उसका फोरग्राउंड दोनों पता होने चाहिए। सो इस बेस पर मैं आप लोगों को फिर इंस्ट्रक्ट करता हूँ बच्चों कि जो मैंने स्टफ आपको पढ़ाया होता है बस उसको आप एक मरतबा गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद उसकी एक सक्सेंट ओवरव्यू निकालो जो आपको समराइज वे में मिले। उस समराइज वे में जो आपको स्टफ मिलता है उसको आप अपने कॉपी से या अपने आंसर में लिखो, एंड इट शुड बी एट लीस्ट ओवरवेलमिंग ओवर 2 पेजेस। और अगर आप ए स्टारर बनना चाहते हैं देन इट शुड बी अप टू 2.5 पेजेस। Now, there is a myth that if you exceed 2.5 pages, examiner won't check it and you have to write it within the prescribed area. This is just a myth. It has no link with reality. मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके पेपर्स, आपको तो पता है कि आजकल स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, पिछले साल से स्क्रिप्ट्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा शीट ली है, और एक्स्ट्रा शीट जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन शीट, उसमें 4 पेजेस होते हैं। उन 4 पेजेस में आप अपना जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के बिल्कुल एंड में आपको ब्लैंक पेजेस मिल जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको एक एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है जिसको एक्सटेंशन शीट के नाम से कहा जाता है। उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। सो बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये था, सर उनके मार्क्स वहाँ पर कट गए होंगे, वो वहाँ के मार्क्स उन्होंने काउंट नहीं किए होंगे। बट एग्जामिनर ने उसको काउंट भी किया था, उस पर टिक भी लगाया था। जस्ट सीन नहीं किया। सीन का मतलब ये होता है कि हमने देख लिया बट आपका पॉइंट जब वो वैलिड लग नहीं रहा, आपने लिख लिया, हमने देख लिया, हमने चेक कर लिया, लेकिन हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। बट वहाँ पर टेक्स्ट भी लगे हुए थे। और ऐसे क्वेश्चन में मुझे याद पड़ता है, इट वॉज अबाउट बैटल ऑफ बदर। तो बैटल ऑफ बदर के ऊपर उस बच्चे ने, हालांकि आखिर में रिजल्ट भी नहीं लिखा था, स्टिल ही गॉट 9 मार्क्स, 9 आउट ऑफ 10। सो दिस इज समथिंग which is pleasing for those students who are having robustness writing. सो जिनकी थोड़ी सी बड़ी राइटिंग है उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतने श्रंक एरिया में कैसे लिखूंगा। ठीक है। सो बच्चों, डिस्क्राइब द अकाउंट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ एबिसिनिया। अच्छा, डिस्क्राइब का मतलब वैसे तो ये होता है कि आप उसके बारे में एक स्टोरी लिखें एंड इट शुड बी इन पैराग्राफ्स, बट बी माइंडफुल कि इसमें डेवलपमेंट भी काउंट करती है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इट योर आंसर शुड बी हारमोनियस एंड थिंग्स शुड नॉट बी एम्बिगुअस। दे शुड बी based upon the previous story, and they should be elaborated in a finer way. Okay. सो क्योंकि आप लोग क्रैश कोर्स से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ओवरव्यू और समराइज्ड वे ये आप लोग हमेशा किया करें, ताकि जल्द अज जल्द आप लोगों का ये जो सिलेबस है जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, इसको आप ओवरकम कर सकें। ठीक है बच्चों, लेट्स बिगिन। मैंने पहले भी कहा था कि 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए रीजंस दे शुड बी वेरी लिमिटेड, शॉर्ट एंड इनफ, 2 रीज़न बहुत होंगे। और आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट को लिखना है। दिस प्रोपोर्शन शुड बी 10% फॉर रीजंस एंड 10% फॉर द रिजल्ट, एंड द रेस्ट शुड बी अबाउट द माइग्रेशन, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द माइग्रेशन विच वॉज इन 2 पार्ट्स, यू नो दैट। सो रीजन को स्टार्ट करते हैं। इट हैड बिन 5 years ऑफ सीक्रेट एंड ओपन प्रीचिंग। यू नो, फॉर हाउ मेनी years देयर हैड बिन सीक्रेट प्रीचिंग? कैन एनीवन टेल मी? Sir, maybe 3 years? Yes, for 3 years. For initial 3 years, that means from 610 up to 613, ये इनका टाइम पीरियड था जिसमें उन्होंने सीक्रेट प्रीचिंग की है, एंड देयर आफ्टर द सीक्रेट प्रीचिंग वाज टर्न इनटू ओपन प्रीचिंग। ठीक है। तो ओपन प्रीचिंग के बाद जो है वो मेन परसिक्यूशन स्टार्ट हुई थी, यू नो दैट। ठीक है। सो फॉर वीक कन्वर्ट्स इट बिकेम
इनटॉलरेबल डे बाय डे। आपको पता है कि उनके ऊपर परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे हज़रत बिलाल है, हज़रत खबाब बिन अरत हैं, और सुहेब रूमी है। इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। सो ये जब इनके लिए इनटॉलरेबल हो गया तो दे आस्क्ड होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम कि हमें इजाज़त दें, ये जो जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, ये जो हमारे ऊपर परसिक्यूशन कर रहे हैं, इनको हम उनके अगेंस्ट लड़ें। तो होली प्रॉफिट ने कहा कि स्लेव्स जो है वो एटलीस्ट अपने मास्टर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते अनलेस वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको उनका रैंसम देना होगा, उनका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए हज़रत अबू बकर वॉज इन द फोर फ्रंट। ठीक है, ये एक चीज़ हमें नज़र आती है। देन वो लोग जो कि स्लेव नहीं हैं बट स्टिल किसी रिश्ते में रिलेटिव हैं, और उनका जो वो रिलेटिव जो कि पैगन है वो उनके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, मेंटली उनको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर फिजिकल असॉल्ट कर रहा है। ऐसे में वो लोग आए हैं कि उन्होंने होली प्रॉफिट से पूछा है कि हमें परमिशन दे कि हम इनसे फाइट करें। होली प्रॉफिट ने कहा मुझे अभी तक कोई डिवाइन कमांडमेंट नहीं आई है कि आपने अनबिलीवर्स को फाइट करना है, सो मैं तो अलाउ नहीं कर सकता। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यू हैव टू बेयर इट एनी हाउ। तो ये आप लोगों को पता है कि दिस डिवाइन कमांड वाज ओनली डिलीवर्ड टू होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम व्हेन, बताइए बच्चों, व्हेन? During Battle of Badr? एक्सीलेंट बेटा, बैटल ऑफ बदर। और बैटल ऑफ बदर के मौके पर आप लोगों को पता है कि वो जो सूरा है, उस आयत का, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है कि फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट अगेंस्ट यू, हु आर बेंट अपॉन टू फाइट अगेंस्ट यू। जो आपके अगेंस्ट लड़ने पर तुले हुए हैं, जैसे कि अबू जहल है। हालांकि उसके जो दूसरे अकाम्प्लिसेस हैं उन्होंने कहा कि ना अबू सुफियान इज बैक, देर इज़ नो यूज और देर इज़ नो से टू गो टू फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स। तो उस अबू जहल ने कहा कि नहीं, मैं इसके अगेंस्ट मैं मुसलमानों को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो ख़त्म करके रहूँगा। तो उस टाइम पीरियड पर अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को परमिशन दी थी कि गो फॉर द वॉर। वाई? बिकॉज योर एनिमी इज़ बेंट अपॉन, वो तुला हुआ है, बजिद है, स्टबन हो चुका है। और स्टबन जब हो गया है तो आप जो है वो आप डिफेंसिव पोजीशन में नहीं आ सकते, आप उनको रोकें उसको। ठीक है, सो ये चीज़ थी। तो अब होली प्रॉफिट उसका अल्टरनेटिव तो ढूंढेंगे। वो अल्टरनेटिव उनको क्या सजेस्ट हुआ? उन्होंने कहा कि वाई वाई डोंट यू माइग्रेट टूवर्ड्स एबिसिनिया। एबिसिनिया आजकल इथियोपिया में, इथियोपिया आपको पता है कि जहाँ पर सऊदी अरेबिया है, इसके बीच में और इथियोपिया के बीच में रेड सी आता है। इसको क्रॉस करके वहाँ पर जा सकते हैं, एंड बिल्कुल सामने सामने है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पता है कि एक किंग था जिसका नाम नजाशी था, उसको नेजस भी कहते हैं। सो किंग नेजस या निगस, ये वहाँ पर रूल करता था। और इसके बारे में किस्से, दास्तानें, कहानियाँ वो कौन बताती थी? हजरत उम्मे ऐमन। यू नो, हजरत आमिना की डेथ के बाद जो अगवा के मुकाम पर हुई थी, हजरत उम्मे ऐमन ही उनको वापस लेकर आई थी, और चाइल्डहुड स्टोरीज जो है वो सुनाया करती थी। और अक्सर वो किसका किसका तस्करा करती थी? किंग नेजस का, नजाशी का। उनकी काइंडनेस के बारे में, उनकी जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी कहानियाँ होती थी। तो होली प्रॉफिट वॉज फ्रॉम चाइल्डहुड ही वॉज कन्विंस्ड कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा जस्ट पर्सन है। ठीक है, इंसाफ पसंद है। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग अगर इस टॉर्चर को, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर को आप अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, गो टू दैट एरिया। तो होली प्रॉफिट खुद क्यों नहीं गए? बिकॉज ही वॉज इन द प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ अबू तालिब। ठीक है, तो उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। ओके, सो द प्रॉफिट हिमसेल्फ वॉज कंपैरेटिवली सेफ ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ अबू तालिब। The migration became particularly important once he received the revelation। अब ये वो चीज़ है जो कि बच्चे मिस करते हैं। क्या है बच्चों? दैट आप उसके उसके अंदर जो है ना कोटेशन जरूर दिया करें। कोटेशन माइग्रेशन से रिलेटेड ये सबसे ज्यादा वैलिड है। गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह's अर्थ इज स्पेशियस। यहां तक तो है, वो तो कुरान की वर्डिंग्स है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आगे मैंने एडिशन किया, दैट इज टू माइग्रेट टू डू गुड इफ फोर्स टूवर्ड्स इविल्स। आप देखें, पैगन्स के बीच में रहते हुए यू वुड बी inclined towards evils, you would be forced towards evils। why not to avoid it? It could be avoided when you leave that place। ठीक है, ये होली प्रॉफिट को जब ये रेवलेशन आई, तब उन्होंने कहा कि यू मे गो बिकॉज देर इज़ अ डिवाइन इंस्ट्रक्शन एज वेल, डिवाइन कमांडमेंट एज वेल। तो आप ये भी देख लें बच्चों कि when you are in a bad company and
इट्स नॉट द विलिंग अप्रोच कि आप उनके बीच में बैठे हुए हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी में जो लोग बैठे होते हैं वो बुरी बातें करना शुरू हो जाते हैं। द बेस्ट वे आउट इज टू लीव दैट प्लेस। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, आप उस जगह पर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखो, खामोशी से वहाँ निकल जाओ। ठीक है। तो इसी तरह जहाँ पर एविल प्रैक्टिस हो रही है मक्का में, उसको छोड़कर और मुसलमानों को ये कहा गया कि गो टुवर्ड सच अ प्लेस वेयर यू वुड बी हैविंग अ रिफ्यूज ऑफ योर लाइफ, एंड नॉट ओनली लाइफ बट ऑल्सो रिलीजन। तो रिलीजन भी आपका सेफ गार्ड रहेगा और आपकी जान भी जो है वो बची रहेगी। सो दिस वॉज दैट कोटेशन विच कुड बी प्लेस्ड। ठीक है। तो आप यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एक कि कुछ कंपेनियंस आए, उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दें कि हम अनबिलीवर्स के अगेंस्ट लड़ें क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन कर रहे हैं, अनबेरेबल हो रही है। ठीक है। होली प्रॉफिट ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि डिवाइन इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। तो उन्होंने अल्टरनेटिव सजेशन ये दिया कि आप एबिसिनिया जाइए, वहाँ अपने फेथ को प्रिजर्व करें या फिर अपनी लाइफ को सेव करें। ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरा ये कि किंग नेजस के बारे में होली प्रॉफिट ने उम्मे एमन जो कि स्लेव गर्ल थी हजरत आमना की, उनसे बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनी थी, इसी वजह से उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि यू शुड गो देयर। ठीक है। ये हो गई दो चीज़ें। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन आ चुकी थी सूरह अल जुमर में, एंड दैट वाज कि good is for those who do good in this world and Allah's earth is spacious. That means if you are migrating towards it, you would be doing good. If you are living here within the evil, that would not be good for you, ठीक है, और for your faith। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आप लोगों ने जो पैराग्राफ बनाना है उसमें आपने फर्स्ट बैच के बारे में बात करनी है, फिर सेकंड बैच के बारे में बात करनी है। एग्जामिनर ये कहता है बेटा कि आपने दोनों बैचेस की बात करनी है, दोनों बैचेस के जो लीडर्स हैं उनकी बात करनी है, नंबर ऑफ जो माइग्रेंट्स हैं उनकी बात करनी है, और जो मेन उसके अंदर माइग्रेंट्स हैं उनकी भी बात करनी है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एक तो आपने डेट बतानी है, कौन से मंथ में गए। ठीक है, एक। दूसरा ये कि इस ग्रुप का लीडर कौन था, दो। तीसरा ये कि इसमें दो मेन लोग कौन थे, दो या तीन लोग मेन कौन थे। ठीक है। बस ये बताकर आपने आगे बढ़ना है। सो पहले बैच की हम बात करते हैं, उसमें तकरीबन 16 मेंबर्स थे, और दूसरे बैच में देर वर 101 पीपल। सो 16 और 101 का रेशो अपने ध्यान में रखना बच्चों। पहली जो माइग्रेशन होती है वो रजब के महीने में होती है, दूसरी जो माइग्रेशन होती है वो रमज़ान के महीने में होती है। रजब शाबान, सॉरी, रजब के बाद शाबान आता है, शाबान के बाद रमज़ान आता है। ये कितने महीने का गैप हो गया, 3 महीने का। ठीक है। तो 3 महीने के गैप के साथ सेकंड बैच है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो मंथ ऑफ रजब में 12 मेन और 4 वुमेन ये मक्का की तरफ जाती, मक्का छोड़कर एथियोपिया की तरफ जाती हैं। एथियोपिया आपको पता है जहाँ का कैपिटल एबिसिनिया है, वहाँ जाती है। तो पहले ग्रुप का जो लीडर है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उस्मान इब्न माजून। उस्मान इब्न माजून जो है, इनकी वाइफ अगर आपको याद हो हज़रत खौला, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हज़रत सौदा से होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है वो शादी कर लें। तो ये चीज़ें आप लोगों को शायद इस बारे में नॉलेज हो मेरे बच्चों। उस्मान इब्न माजून ये उमैया बिन खलफ का कज़न था, और उमैया बिन खलफ आपको पता है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ हज़रत बिलाल, और उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन करता था। सो एज द लीडर ऑफ और हेड ऑफ हिज क्या कहते हैं दिस बैच, जो फर्स्ट बैच है, उन्होंने इसको लीड किया हज़रत उस्मान बिन माजून ने। ये याद रखिएगा, उस्मान बिन अफ़ान नहीं है। उस्मान बिन माजून कौन है, ये दूसरी शख्सियत हैं। उस्मान बिन अफ़ान कौन है, दैट इज़ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के दामाद हैं, और ही इज़ द फ्यूचर थर्ड कैलिफ। ठीक है। तो इस ग्रुप में लीडिंग कौन है, हज़रत उस्मान बिन माजून, और इसके अलावा कौन है, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, उनकी वाइफ हज़रत रुकैया। ये भी मैं बच्चों को कहता हूँ कि इस टाइम पीरियड में उम्मे कुलसूम प्लीज़ नहीं लिख देना। आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो, आर कम्स फर्स्ट एंड उम्मे कुलसूम में यू कम्स आफ्टरवर्ड्स। तो हज़रत उस्मान की जो दो अ, शादियां हुई हैं होली प्रॉफिट की डॉटर से, उसमें रुकैया वुड कम फर्स्ट एंड उम्मे कुलसूम देयर आफ्टर। ठीक है। सो हज़रत रुकैया पहले बैच में जो है उनके साथ होंगी। तो हमने 3 नाम ले लिए, दैट इज़ मोर देन नफ। अगर फिर भी इफ़ समथिंग इज़ नॉट अपीजिंग यू, यू मे गो फॉर साद इब्ने वकास, साद बिन अबी वकास, जुबैर बिन अवाम, मुसब बिन उमैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन मसूद। दे आर ऑल वेरी फेमस नेम। अब देखें ना, ये वन ऑफ द 10 बेस्ट कंपेनियंस हैं, साद बिन अबी वकास, जुबैर बिन अवाम एंड अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये सब 10 बेस्ट कंपेनियंस में नाम आते हैं। सो एनी थ्री अमंग देम शुड बी रिटन
हेयर, ठीक है ना, ये मार्किंग स्कीम में भी गिवन है और एग्जामिनर रिपोर्ट में भी मेंशन है कि बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू दीज फ्यू इमिग्रेंट्स, होली प्रॉफिट ने कहा कि दे आर द फर्स्ट पीपल टू इमिग्रेट इन द कॉज ऑफ अल्लाह। अब देखिए दूसरी हमारी कोटेशन होगी, तो हम लेवल 4 पर ऑटोमेटिकली पहुंच गए। लेवल 4 पर ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि लेवल 4 की डिमांड ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू फॉल इनटू 8 और 9 मार्क्स यू मस्ट गिव कोटेशंस। कोटेशंस, one quotation was from Surah Al-Zumr, and the other quotation is from this one. That is, they are the first people to emigrate in the cause of Allah after Hadrat Ibrahim, after Hadrat Lut alayhi salam. Okay, so this group of immigrants now is leaving Jeddah, Makkah, or Hijaz. They are the similar names. They are leaving it and now moving towards Abyssinia. When are they moving out? They are moving out in the dark midnight. Why? They do not want to be observed in the daylight. That's why. So once they moved out, fortunately, there were two boats which were available there at the port of Shoeba. Shoeba is written in marking scheme, so you must mention it. That is nowadays in Jeddah. Okay, therefrom these two groups they went off for Abyssinia, and when once they reached Abyssinia, the king there, Najashi, he was very friendlier to them, and they people lived there peacefully. So for the month of Rajab, for the month of Shaban, and some part of Ramadan. They had been living there peacefully and they were quite safe there. Okay. Now, the second batch, how did it immigrate? The reason was कि रमज़ान का महीना था बच्चों। आपको पता है कि रमज़ान का महीना जो है वो मुक़द्दस होता है। इस मुक़द्दस महीने में होली प्रॉफिट जो है वो होली काबा में गए, और वो होता है ना कि रमज़ान का एक असर होता है, सब लोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और इन्ग्रॉस्ड होते हैं। यहाँ पर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम गए हैं होली काबा के अंदर, और आपको पता है ये उनकी संगत वाला एरिया था, किसके? पैगन्स के, जो यहाँ पर बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, और अमूमन मुसलमानों के ऊपर जो है वो टॉर्चर भी करते हैं। यहाँ पर ये सब लोग मौजूद थे। होली प्रॉफिट अचानक से आए और उन्होंने सूरह नजम की तिलावत करना शुरू कर दी लाउड मैनर में। और ये आप लोगों को पता है कि दे ऑल न्यू अरेबिक वेरी वेल, एंड होली प्रॉफिट वंस स्टार्टेड रिसाइटिंग देम, दे हैड बीन फीलिंग द इफेक्ट ऑफ दैट। और ये इसका इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस था कि हर वो शख्स जिसने उस सूरह नजम की आयतों को सुना, दे वेंट इनटू सजदा। तो प्रोस्ट्रेशन में वो गिर गए। प्रोस्ट्रेशन में गिरे हैं तो लोगों को ये लगा कि सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मतलब वो जो बाहर थे, जो नहीं सुन रहे थे, वो दूर से उनको ऐसा नजर आया जैसे ये सब के सब जो होली काबा के अंदर थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि ये उस वक्त का या उस मोमेंट का असर था, ठीक है। तो ये जो बात है वो जंगल में आग की तरह फैल गई और एबिसिनिया में भी पहुंच गई कि ये तो मैस कन्वर्जन हो गई है मक्का में, लोग मुसलमान हो गए। सो शवाल के महीने में, दैट इज नेक्स्ट टू रमदान, सम 3 months लेटर, द फर्स्ट माइग्रेशन, सम इमिग्रेंट्स मेड देयर वे बैक टू मक्का। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यार मैस माइग्रेशन हो गई। देखा नहीं बल्कि उन्होंने सुना था रूमर के बारे में, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि यार ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनमें से तकरीबन 16 लोग हैं, ठीक है। सम ऑफ देम डिसाइडेड टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ इन इन्फ्लुएंशियल पीपल। यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनकी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन उन लोगों ने सॉर्ट की, ठीक है, और वो मक्का में रह गए। लेकिन बाकी जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? जिस तरह हजरत उस्मान है वो यहीं पर रह गए, ठीक है। बाकी लोग जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वी वुड लाइक टू गो बैक टू एबिसिनिया टू सीक refuge there. Why? Because we fear that we would be persecuted by Quraysh, ठीक है। तो होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अपने फॉलोअर्स को अगेन ये ऑर्डर दिया कि आप इथियोपिया एबिसिनिया चले जाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो वहाँ से रिटर्नीज आए थे उन्होंने इस जगह की बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। तो इस बार इस माइग्रेशन में तकरीबन 101 या 102 लोग गए, एंड इन दिस माइग्रेशन 83 वर मेन एंड 19 वर वुमेन, ठीक है। दे पार्टिसिपेटेड इन इट। अब इसमें दूसरी आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, जिस तरह फर्स्ट बैच में आपने ध्यान रखा था, हु वुड बी हेडिंग इट? हजरत जाफर वुड बी हेडिंग इट। वाई? बिकॉज ये यहाँ अब अच्छा आप लोगों के ध्यानों में आएगा कि हाउ कम दिस मच स्ट्रेंथ वॉज ग्रोन विद इन 3 months। द रीज़न वॉज कि ह्यूज नंबर इस वजह से हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है हजरत उमर के इस्लाम में कन्वर्जन के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी बहादुरी को, तो आपको पता है ही वॉज द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ कुरैश,
तो उनकी बहादुरी की वजह से, उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैड बीन अफ्रेड ऑफ देयर लाइफ, तो वो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि अब अमीरों में से लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो अब हज़रत उमर ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा हज़रत जाफ़र ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है इन्हीं 3 महीनों के बीच बीच में। तो दो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब जब सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट होगी, इसको कौन लीड करेंगे? हज़रत जाफ़र। ठीक है। हज़रत जाफ़र अब ये लीड करेंगे, तो उनके साथ उनकी वाइफ भी आएंगी। उनका नाम क्या है? अस्मा बिनते उमैस। इसके अलावा उम्मे हबीबा आएंगी, हज़रत सौदा आएंगी, मलिक बिन जमा, वो उनके भाई हैं, वो भी आएंगे, अमार बिन यासर है, हफ्सा बिनते उमर है। अब देखो, इसमें से 3 लोग उनके नाम याद रख लो। एक तो ग्रुप लीडर है, उनके नाम याद रख लो। ठीक है। इसके अलावा हज़रत सौदा का नाम याद कर लो, हफ्सा बिनते उमर, इनका नाम याद कर लो। बस ये 3 बहुत हैं। अगर फिर भी आप चौथे की तरफ जाते हैं, दैट वुड बी अमार बिन यासर। ठीक है। तो क्वाइट ईजी इट इज़ टू मेमोराइज। अच्छा, जब ये लोग जाने वाले होते हैं, तो कुरैश को पता चल जाता है। कुरैश को पता चल जाता है कि बहुत बड़ा नंबर है, और वो जाहिर सी बात है, फिर वो एक्सपोज हो जाता है। तो ये लोग इनके पीछे पीछे आए हैं, पीछे पीछे आए हैं, लेकिन दे वर सक्सेसफुल टू लीव द एरिया वंस अगेन। तो कुरैश बड़े इसमें जो है ना तपे हैं, सटपटाए हैं। और उन्होंने क्या किया, किंग के पास अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, 2 एनवॉइस को भेजा। एक का नाम था अमर बिन अलास, और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला बिन रबिया। ठीक है। इन दोनों ने जो सबसे प्योर लेदर होता है, रेड लेदर होता है, उनके गिफ्ट्स जो हैं वो किंग के सामने पेश किए। और उनको ये कहा कि कुछ मिसीफ मेकर्स हैं, कुछ रिबेल्स हैं, हमारी तरफ से भाग कर आपके पास आए हैं। और हमारी तरफ तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दंगे किए, सॉरी फसाद किए, बहुत ज़्यादा हमें तंग किया। हम ये डर रहे हैं कि कहीं आपके यहाँ ये मसला ना कर दें। हम ये कहते हैं आप उनको निकालें, आप हमें इनको इनका इनको हमारे हवाले करें, ताकि हमारे यहाँ भी सुकून हो जाए और आपके यहाँ भी सुकून हो जाए। लेकिन किंग ने कहा कि नहीं, मैं एक को सुनकर तो मैं अपना डिसीजन नहीं दे सकता, मैं दोनों को सुनना चाहूँगा। जो दोनों को सुनने के लिए जब उन्होंने मुसलमानों के ग्रुप से पूछा, तो मुसलमानों ने किसको आगे कर दिया? दैट इज़ हज़रत जाफर बिन अबी तालिब, क्योंकि वो तो सेकंड ग्रुप के लीडर थे। तो वो जब आगे आए हैं, तो उन्होंने होली हज़रत सॉरी अपना किंग नेजस के सामने जाए बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। अब आप लोग कहेंगे सर ये तकरीर मेंशन करनी है। यस, यू हैव टू मेंशन इट, बट इन फ्यूअर वर्ड्स, नॉट ऑल ऑफ इट, बट इन फ्यूअर वर्ड्स। अब ये कहेंगे आप कि सर इसको कैसे याद करेंगे? बेटा पैराफ्रेजिंग कर लो। और पैराफ्रेजिंग में क्या क्या करना है? जिस तरह आजकल जो है कुछ बुराइयां चल रही हैं, बस वही अपने ध्यान में रख लो और इसको यहाँ पर मेंशन कर लेना। उन्होंने क्या कहा? ओ किंग, वी वर इग्नोरेंट पीपल, वी वर वर्शिप्ड आइडल्स, ate carrion, committed all sorts of injustice, brother wronged his brother, the strong exploited the weak। हम बहुत ज़्यादा जाहिल गवार लोग थे, हम आइडल वर्शिपर्स थे, हम मुर्दे मुर्दे जानवरों का गोश्त खाते थे, हम हर किस्म की जो है ना नाइंसाफ़ी करते थे, भाई भाई का खून का प्यासा था, लड़ पड़ता था। एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्लॉइटेड द वीक, जो ताकतवर होता था, जिसका दाबो होता था, बस वो दूसरे को जो है ना फोड़ के रख देता। इसी बीच में हमारे बीच में एक शख्स जो है वो आया, उसके बारे में मशहूर था, नोबिलिटी एंड वर्चू उसकी मशहूर थी, किस तरह सादिक और अमीन की। उसने हमें इस्लाम की तरफ बुलाया। हमने वो जितने भी बुराइयां हैं वो छोड़ दी, आइडल वर्शिपिंग छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, सच्चे बनना शुरू हो गए, खून खराबा छोड़ दिया हम लोगों ने। हमने वादे को पूरा करना शुरू किया। हमने अपने रिलेटिव्स को जो है उनकी भी मदद की। हम अपने पड़ोसियों के जो है ना काम आए, हमने बुरे काम छोड़ दिए। प्रॉपर्टीज है वो ऑर्फन की, वो हम कुछ नहीं करते थे। मतलब ये कि ये बहुत सारी जो बुराइयां जो आज की सोसाइटी में आपको नजर आती हैं, मुसलमानों ने कहा कि हमने तो वो छोड़ दी। अब आप हमें बताएं कि हम बुराइयां छोड़कर अच्छाइयों की तरफ आ गए। हम अल्लाह के दी हुई जो कमांडमेंट्स हैं, जिसमें नमाज रोज़ा ज़कात हज है, उनको पूरा कर रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हाँ, क्या हम रिबेल हैं? क्या हम लोग बुरा कर रहे हैं? नजाशी वो कन्विंस हो गया और उसने कहा कि बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। अच्छा, उसको थोड़ा सा जो है ना इश्तियाक हुआ, थोड़ा सा उसको तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी हुई। उसने कहा कि क्या आपके पास कुछ है जो आपके नबी पर आया अल्लाह की तरफ से? तो हज़रत जाफ़र जो है उनको मौके का पता चल गया। उन्होंने फ़ौरन फ़ौरन वही आयत रिसाइट की जो कि उनके रिलीजन से मैच करती हैं। आप लोगों ने सर सैयद अहमद ख़ान का पढ़ा होगा, तबय्युनुल कलाम, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो बिल्कुल इसी तरह की सिमिलैरिटीज़ जो है हज़रत जाफ़र ने उधर सिमिलरली सूरह मरियम की जो है वो आयत रिसाइट कर दी। ये 19 सूरह है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या मेंशन था? द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा एंड हज़रत याह्या।
सो जब उन्होंने इसको काउंट करना शुरू कर दिया, तो उस नजाशी की आंखों में आंसू आ गए और उसने ठक करके कहा, बाय गॉड, दिस डिस्कोर्स एंड द बाइबल आर टू ब्रांड्स ऑफ द सेम लैम्प। मतलब एक ही लैम्प के दो ब्रांड्स हैं। कौन? एक बाइबल और एक कुरान। ये आपकी हो गई तीसरी कोटेशन। तो यही आप ये कह सकते हैं, द सेम गॉस्पेल एंड व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज कुरान, दे आर फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, कोई भी इनमें से एक कर दो। बस उसके बाद उन्होंने कहा कि यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू कैन, हजरत जाफर को उन्होंने कहा। ठीक है। सो ये आप लोगों का क्या हो गया, स्टफ हो गया। और उसके बाद आखिर में आप लोग क्या कहेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस माइग्रेशन वॉज कि मुस्लिम्स ऑफ मक्का नाउ न्यू दैट देयर इज अ सेफर प्लेस देयर वेयर दे कुड सीक शेल्टर। ठीक है। इसका एक और फायदा ये हुआ कि फ्यूचर में ये जो छोटी माइग्रेशन हुई है ना, इसकी वजह से बड़ी माइग्रेशन हो जाएगी। मींस द माइनर माइग्रेशन ऑफ एबिसिनिया वुड रिजल्ट इनटू द ग्रेटर माइग्रेशन टू मदीना। ठीक है। सो ये है पूरा आपका आज का क्वेश्चन का स्टफ। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस बच्चों। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बेटा। सर आपने कहा पूछना था कि जो मतलब बैचेस हैं, लाइक जो पहली बैच है उसमें और सेकंड बैच में, उसमें बस 3 लोगों के नाम बताने, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे। जी बेटा, एक ग्रुप लीडर बताइएगा और दो किसी और के नाम बता दीजिएगा, मोर देन एनफ है। मैं आपको ओके। मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दूंगा, और उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या हमने उसको पूरा किया या नहीं किया। ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा, अब इस फोर मार्कर पर आते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं बच्चों। वाई मुस्लिम्स माइग्रेट टू एबिसिनिया? मुसलमान माइग्रेशन, उन्होंने एबिसिनिया की तरफ माइग्रेशन क्यों की? तो उधर जो रीजंस थे उसी में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आपको याद है रीजंस, रीजन फॉर द स्टार्ट ऑफ द माइग्रेशन? तो बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, दो से तीन रीज़न वहाँ के यहाँ पर प्लेस कर देने हैं। जैसे कि पहला कौन सा है, उम्मे एमन ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की थी। ठीक है, कि अबिसिनिया का किंग है, वो बहुत ज़्यादा जस्ट है, उसकी वजह से होली प्रॉफिट ने वहाँ रिकमेंड किया। दूसरा ये कि होली प्रॉफिट नहीं चाहते थे कि जो यहाँ पर लोग हैं उनके ऊपर परसिक्यूशन इतनी सिवियर नेचर की हो जाए कि वो अपना रिलीजन को छोड़ दें उस प्रेशर में आकर। ठीक है, वो उनको सेफगार्ड करना चाह रहे थे। दो, तो तीसरा ये कि मुसलमान अगर उस तरफ चले जाते हैं, वो सेफ्टी में भी रहेंगे और उसके अलावा रिलीजन को भी वाइड स्प्रेड कर सकेंगे। ना सिर्फ वो अपने रिलीजन को मजबूत करेंगे, बल्कि वहाँ के लोगों में भी जो है अपने तौर तरीके से लोगों को कन्विंस करके, इन्फ्लुएंस करके इस्लाम के फोल्ड में ला सकेंगे। ठीक है, ये तीन हो गए। फिर चौथा क्या करना है आपने, कि न सिर्फ वो वहाँ पर रहेंगे, बल्कि उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी गेन कर लेंगे। क्यों? यहाँ के मक्का के लोगों का ज़्यादातर जो ट्रेड होता था वो एबिसीनिया और सीरिया वालों के साथ होता था। तो न सिर्फ उनके रिलीजियस प्रोटेक्शन हो जाएगी, बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन करो ना, वाई मुस्लिम माइग्रेटेड टू एबिसीनिया या कोई भी फोर मार्क करो, तो उसके लिए एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए, देखो मैंने चार रीज़न लिख लिए। अब खबरदार आपने जो है ना चार मार्क्स में से कुछ भी मार्क्स काटे, तो इसके लिए आप क्या किया करो, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली एंड फोर्थली, ये जो आपके इनिशिएटिव्स है वो इनिशियल्स उसमें डाल दिया करो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सिक्सथली सेवेंथली तक गिवन है, नो नीड टू फॉर दैट, ओनली फोर रीजंस वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। और अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, सी दिस, व्हाई पीपल ऑफ मक्का, जी ननेशिया। Sir, what if we develop only two reasons? हाँ हाँ, डेवलप भी कर सकते हैं, ये भी है, बट अब वो जो फोर पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें आपकी सर्टेनिटी हो जाती है कि दैट आपको हर सूरत में मार्क्स मिलेंगे। डेवलपमेंट में कभी कभार बच्चा जो है वो अपना एक्सप्रेशन को पूरी तरह से बता नहीं पाता, और एग्जामिनर ये कहता है कि ठीक है आपने आइडेंटिफाई किया है, डेवलप नहीं किया। ठीक है। अगर आप कर सकती हैं तो दैट वुड बी वे बेटर अप्रोच। आप उसको काफ़ी एक्सपेंड करके लिख रहे होते हैं, एग्जामिनर उससे खुश होता है, खुश हो जाते हैं। बट मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, इवन मार्किंग स्कीम में भी, तो कि मल्टीपल रीजंस होते हैं, दो नहीं होते बल्कि चार रीजंस होते हैं। अगर आप पास पेपर्स में देखें, जैसे रेड स्पॉट है, वहाँ पर दो रीजन जो है वो मेनली उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। बट व्हाट आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स, दैट गो फॉर फोर डिफरेंट रीजंस, लॉजिक्स। तो लॉजिक्स जो है वो आपके इस क्वेश्चन में असेस किया जाता है, जिसको AO2 कहते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2।
AO1 क्या होता है, दैट इज नॉलेज बेस, वो आपका 10 मार्कर होता है। और जो 4 मार्कर होता है उसमें हम क्या अब इवेल्युएट कर रहे होते हैं, दैट इज योर लॉजिक या योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है। सो व्हाई डिड द पीपल ऑफ मक्का परसू दीज मुस्लिम्स? इसलिए दैट दे फियर्ड इस्लाम माइट ग्रो विद द एफर्ट्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स। ठीक है, वो इनके पीछे पड़ गए थे। दो उन्होंने इनवॉइस भेजे थे ना कि किंग नेजर्स को कहें कि उनको वापस करें। वो रीज़न यही था कि हो सकता है ये अपने इस नए रिलीजन को वहाँ जाकर वाइड स्प्रेड करें और फिर वहाँ पर उनकी स्टेट बन जाए और फिर हमारे ऊपर ये अटैक कर दें। ये इस वजह से इनके पीछे पड़ गए थे। दे feared that this migration would set a trend for other migrations, and in this way many Muslims would be left out of their oppressive control. तो इनके कंट्रोल में रहेगा कौन? और ज़्यादातर इनमें क्योंकि गरीब है, इस वजह से उन लोगों के ध्यानों में ये था कि फिर अमीरों की ताबेदारी करने वाला कौन होगा, उनको ओबे करने वाला कौन होगा? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होने देंगे। फिर तीसरा, दे बिलीव दैट दीज माइग्रेशंस वुड ब्रिंग शेम टू देम, damaging their pride in Makkah and Arabia. Why? Because they felt themselves to be superior. They felt themselves to be very influential among the neighboring tribes. और अगर इनमें से कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं, बार बार जा रहे हो, जिस तरह पहले वाले में 16 गए, फिर उसके बाद 102 गए, फिर उसके बाद हो सकता है 200 जाते, फिर 400 जाते। तो ये सब कुछ एक बंदे की जो उसकी रेपुटेशन होती है या उस कम्युनिटी की जो रेपुटेशन होती है, जैसे क्रैश की है, वो उसको डैमेज कर सकती थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो जाए। ठीक है। एंड दे हैड बीन इन ट्रेड विद एबिसिनिया, हमने बात की। They feared that the cruel picture portrayed to Najashi by Muslims could affect their trade relations with the Quraysh in Makkah. ये भी ये सोच रहे थे कि नहीं, अगर यहाँ के मुसलमान जो है वो नजाशी को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि नहीं, कुरैश जो है बहुत ज़्यादा जालिम लोग हैं, ये है वो है, तो हो सकता है नजाशी उनके साथ ट्रेड बॉयकॉट कर दे। ट्रेड बॉयकॉट करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे तो एक अपॉर्चुनिटी हमारी हमसे मिस हो जाएगी। तो सीरिया के अलावा जो हमारा ट्रेड होता है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा द कुरैश कुड नॉट बेयर सीइंग द पुअरर टू कम एट पार विद देयर सोशल क्लास स्टेटस। वो जो पुअर यहाँ से जा रहे थे, आगे जाकर वो प्रॉस्पर हो रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, वो नहीं चाहते थे कि वो उनके स्टेटस के बिल्कुल इक्वल हो जाए। जैसे हजरत उस्मान थे, 3 महीने के अंदर अंदर इतने अमीर हो गए कि यहाँ पर वापस आए और फिर उन्होंने यहीं से ट्रेड करना शुरू कर दिया पॉलिटिकल प्रोटेक्शन लेकर। ठीक है बच्चों। सो होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दिस इंक्लूडिंग द 4 मार्कर्स। कोई Yes, क्वेश्चन sir. हो तो बताइएगा बेटा। नो क्वेश्चंस बच्चों? नो। अच्छा, तो मेरा, डिड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग? Yes, sir. ओके बेटा, आई वुड बी इन कम्युनिकेशन विद यू इन अ वाइल। ठीक है बच्चों, मैं इजाज़त चाहता हूँ, और इसकी जो ऑडियो है वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह